कि देखें टास्क 1 में सिर्फ उसकी जो है ना वो एक ग्राफिकल शक्ल आपके पास मौजूद नहीं है, लेकिन देखें मेक अ यूज़र रजिस्ट्रेशन पेज, ओके, एंड टेक नेसेसरी इंफॉर्मेशन फ्राम द यूज़र फ्राम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, रिमेंबरिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स फॉर यूज़र रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब देखें इसमें उसने फॉर्म का जिक्र नहीं किया, लेकिन हमने ये कल पढ़ा था कि जब आप किसी भी वेब पेज में यूज़र से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आपके पास कौन सा कंट्रोल होता है? फॉर्म का कंट्रोल होता है। ये तीसरी टाइप के कंट्रोल्स थे जो हमने पढ़ा था। पहली टाइप में हमने बेसिक कंट्रोल्स पढ़े थे, दूसरे में हमने कंटेनर कंट्रोल्स पढ़े थे, टैग्स पढ़े थे या एलिमेंट्स पढ़े थे, तीसरे में हमने जो पढ़ा था कि हमारे पास यूज़र इनपुट के लिए जो हम यूज़ करते हैं। यूज़र रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बी सेम फॉर ऑल यूज़र। हर आपको पता है कोई भी आप वेबसाइट खोलें ना तो उसके अंदर ये ऑप्शन मौजूद होती है। इवन के कोई भी हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे GoDaddy की ही हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। हर वेबसाइट के अंदर अगर आपने अपने आप को रजिस्टर करवाना हो तो उसके अंदर साइन अप के नाम से लिंक होता है, जिस पर आप क्लिक करते हैं तो एक फॉर्म खुल जाता है, ठीक है ना। उसको फिलअप करने से आप उस वेबसाइट के मेंबर बन जाते हैं। अगर हम उसके ऊपर एंटर करें, फिलअप करें, वो डाटा हमारा डाटाबेस में जाके सेव हो जाए तो ये आपकी डायनामिक साइट है। अब इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा बनाना है फ्रंट एंड डेवलपर ने, उसने फॉर्म को डिज़ाइन करना है, फॉर्म की जितने भी लेआउट है उसको सेट करना है। एक बंदा वो है जिसने बटन के पीछे लिखा हुआ कोड जनरेट लिखना है, जिसको हमने सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कहा था या जिसको हमने बैक एंड प्रोग्राम लिखा था। अब वो आप देखें वो सर्वर पे चलेगा, ये पेज आपका क्लाइंट के ऊपर मौजूद होगा। समझ आ रही है ना? यहाँ से इस पेज के अंदर पड़ी हुई इंफॉर्मेशन ने सर्वर के पास जाना है, जो सर्वर पर मौजूद स्क्रिप्ट है आपका, जो कि बैक एंड स्क्रिप्ट है, PHP में लिखा हुआ है या किसी भी और लैंग्वेज में आपने लिखा, उसने उसको वसूल करना है। समझ आ रही है? उस पूरे फॉर्म के डाटा को लेना है, लेने के बाद उसने उसको प्रोसेस करना है। क्या प्रोसेस करना है? उसने उसकी वैलिडिटी वगैरह को चेक करने के बाद डाटाबेस के अंदर उसको एंटर करना है और देन आपको रिस्पांस देना है कि आप जो है ना आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है या नहीं हो गया। समझ आ रही है ना? तो एक देखें, एक प्रोसेसिंग का पार्ट आपके सर्वर पे होना है और एक चीज़ जो है वो आपके पास आपके ब्राउज़र के अंदर जो है ना वो एक लोकल मशीन के ऊपर आपके सामने आएगी। यहाँ तक बात की समझ आ गई? ठीक है ना? ये वो फ्रंट एंड और बैक एंड की एग्जांपल है। तो इसमें पहली टास्क जो हमारी है वो तो ये है कि हमने एक फॉर्म बनाना है। अब इसमें जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं सारी होनी चाहिए। मसलन ये फील्ड इसमें होने चाहिए, फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम। जिस तरह आप ये नीचे देखें ये फील्ड बने हुए हैं, इसी तरह ये फील्ड बन जाएंगे आगे, ठीक है। अब ईमेल एड्रेस के लिए आपने क्या करना है? जब आप हम फॉर्म के अंदर देखेंगे कि फ़र्स्ट नेम के लिए हम कौन सी टाइप रखें इनपुट टैग की, या हम लास्ट नेम के लिए कौन सी जो है ना वो इनपुट। तो प्रॉपर टाइप का सिलेक्शन, एक तो ये टास्क है आपकी, ठीक है। अगर ईमेल है तो ईमेल वाली टाइप ढूंढें कौन सी है। अगर हमने पासवर्ड रखना है तो पासवर्ड वाली टास्क जो है ना वो देखें। फिर इसमें से आप ये देखें कि कौन कौन से ऐसे हमारे पास फील्ड हैं जो कि लाजमी होने चाहिए यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए। होता है अक्सर कि ये फील्ड मैंडेटरी होते हैं, ठीक है ना। उनको फिर आपने टैग के ज़रिए इन मैंडेटरी बनाना है ताकि उनको खाली ना छोड़ा जा सके। अगर यूज़र उनको खाली छोड़ के जाए तो उस पर एरर मैसेज जो है ना वो आना चाहिए। बात समझ में आ गई? ये सारा का सारा काम जो है ये इसके लिए बनाना है। और दूसरा भी इसी फॉर्म ही की प्रैक्टिस है। ये ज़रा आसान है, पहले ये बना लीजिएगा ताकि आपको जैसा नज़र आ रहा है वैसा आप बनाएंगे, ठीक है ना। दूसरे में आपको चूँकि उसकी जो है ना वो ग्राफिकल पिक्चर आपके सामने नहीं है, उसका डिज़ाइन आपने खुद से बनाना है, तो पहले ये डिज़ाइन कर लेंगे। इसमें जो चीज़ बनाने वाली है वो ज़हन में रखिएगा कि इसमें ये दो चीज़ें मुझे चाहिए जो कि लिंक्स होंगी, ठीक है। इससे आपके एंकर टैग की प्रैक्टिस होगी कि आप इस पर क्लिक करेंगे और एक नई ब्राउज़र विंडो के अंदर एक मैसेज आ जाएगा, ठीक है। और दूसरे पर क्लिक करेंगे तो एक नए ब्राउज़र में डिलीट का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। इससे आपकी एंकर की प्रैक्टिस हो जाएगी। जी जी, उन पर कुछ भी नहीं होना, जस्ट ये ऐसे बनाना है। इस पर क्लिक करने से क्या हो, ये हमने करना ही नहीं, ठीक है। फ्रंट एंड का मतलब क्या है? फ्रंट एंड का मतलब सिर्फ यही होता है कि आपने ये बनाना है और बना के आपने फ्रंट एंड डेवलपर ने ये बना के प्रोग्रामर को दे देना होता है, वो उस पर जो लगाना चाहे लगाएगा। फ्रंट एंड डेवलपर का काम जस्ट फॉर्म डिज़ाइनिंग है और फ्रंट एंड वाले ने HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट लिखनी होती है बस। जावास्क्रिप्ट भी बहुत कम लिखता है आज का जो फ्रंट एंड डेवलपर है, ठीक है ना।
ज़्यादातर इसके लिए भी स्क्रिप्ट राइटर्स जो हैं वो अलहदा से मौजूद होते हैं। इस बात की समझ आ गई। अब इसको करने के लिए हमारे पास जो सिंपल तरीन जो ऑप्शंस है उसको हम डिस्कस करते हैं। HTML के अंदर हमारा जो दूसरा पार्ट था वो था फॉर्म्स का। HTML फॉर्म्स, ध्यान से इसको समझ लेना है। जो जो चीज़ें नहीं हैं तो उनको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं ऑनलाइन भी आपको करके दिखाऊंगा। जो कॉन्सेप्ट आपकी समझ में ना आए मुझे बता दीजिएगा, वो मैं आपको खुद से टाइप करके बताऊँ। सबसे पहले फॉर्म का टैग। फॉर्म एक कंटेनर टैग है, समझ आ रही है? देखिए, फॉर्म आर यूज टू कलेक्ट यूज़र इनपुट। यूज़र इनपुट को कलेक्ट करने के लिए, समझ आ रही है? अच्छा, लिखना क्या है हमने? फॉर्म लिख देना है और स्लैश फॉर्म के साथ एंड कर देना है, और जो कुछ जितने एलिमेंट डालने हैं इस फॉर्म के अंदर हमने डालने हैं, ठीक है। अब वो एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है इनपुट एलिमेंट। यही एक टैग है जो आपने बार बार यूज़ करना है। इसको मुकम्मल पढ़ना है आपने नीचे से, इसकी हेल्प के अंदर इसके कितने हमारे पास वेरिएशंस हैं, ठीक है जी। ये जैसे मैं ट्राई में जाता हूँ, ये पहली एग्जांपल है W3 स्कूल की। ये सारा वो कोड है जो इसके लिए लिखा हुआ है। Ctrl+C किया मैंने, ये नोटपैड आपको याद होगा, ठीक है ना। कल हमने इसके अंदर हम एक नई फ़ाइल क्रिएट करते हैं और इसके अंदर इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। पेस्ट करने के बाद जो है Ctrl+S, इसका कोई नाम रख लेते हैं, टेस्ट form.html, ठीक है। अब इसका फ़ायदा ये था, कल हमने, आपको याद है ना कि हमने नोटपैड में एक फ़ाइल बनाई थी, फिर उसको डेस्कटॉप पे सेव किया, फिर ब्राउज़र खोल के फ़ाइल ओपन की थी। अगर आप नोटपैड ++ को यूज़ करेंगे, आप यहीं पे कोड लिखें। कोड लिखने के बाद आप यहाँ पे इसको जो है ना वो देख सकते हैं। ये देखें, लॉन्च इन क्रोम या इन फायरफॉक्स, हम फायरफॉक्स कह देते हैं। ये फ़ाइल अब हमें फायरफॉक्स में वो चला के दिखा देगा। ये देखिए, फर्स्ट नेम लिखा और उसके नीचे आपका एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया, लास्ट नेम लिखा और उसके नीचे टेक्स्ट बॉक्स है। कोड को देखें, बिल्कुल सिंपल, बॉडी फॉर्म। ये फर्स्ट नेम आपने एज इट इज़ लिखना है। BR से एक लाइन आपकी आ गई, अपने ब्राउज़र की विंडो को देखें कि फ़र्स्ट लाइन लिख के नीचे उसके टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। और उसके बाद इनपुट लिखा, इनपुट के आगे ये सबसे अहम चीज़ है, टाइप, ठीक है। अगर आप सिर्फ इतना लिख देंगे ना, मतलब इसको डिलीट कर दें आप, नेम को फ़िलहाल ना देखें ये क्या है, ठीक है। इधर से भी आप नेम को डिलीट कर दें। आपने लिखा इनपुट और टाइप में लिख दिया टेक्स्ट। टेक्स्ट फॉर टेक्स्ट बॉक्स, ये लफ्ज़ ध्यान से समझ रखें। जो कंट्रोल आपको इस तरह का नज़र आएगा, चाहे वो विंडो की एप्लीकेशन है, चाहे वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, इसको हम टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो इनपुट की टाइप टेक्स्ट लिखी है, इट मीन्स कि हम टेक्स्ट बॉक्स जो है वो शो करना चाहते हैं अपने फॉर्म के अंदर, ठीक हो गया। तो ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है। आप इसको रिफ़्रेश करें, Ctrl+S, इसको पहले सेव कर लें और उसके बाद इसको रिफ़्रेश करें, तो आप देखें कि आपके फॉर्म के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपने चाहे वो नेम में से उसको डिलीट भी कर दिया। नेम का जो एट्रीब्यूट है वो किस लिए यूज़ होता है, ये हम बात की बात करें। इनपुट का टैग है और टाइप क्या है, ये एक एट्रीब्यूट है। कल हमने पढ़ा था कि एट्रीब्यूट क्या होता है और हम उसको किस तरह से हैंडल करते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर अब डिफरेंट किस्म के एट्रीब्यूट्स हैं। ये आपके पास है फ़र्स्ट नेम और ये लास्ट नेम। आप देखें ज़रा, टाइप करें इसके अंदर। फ़र्स्ट नेम मैंने लिखा हबीब और पासवर्ड में लास्ट नेम में मैंने लिख दिया कमर, लिखा जा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास पासवर्ड टाइप का हो, यानी जिस तरह हम पासवर्ड में नहीं लिखते तो स्टैरिक या हमें डॉट डॉट नज़र आता है, ठीक है। हम यानी ये इस फील्ड को मैं क्या बनाना चाहता हूँ, पासवर्ड फील्ड बनाना चाहता हूँ। हाँ जी, बात की समझ आई। अब इसमें आप देखें कि ये टेक्स्ट है ना, इसको हम क्या कर देंगे, पासवर्ड। हाँ जी, मैंने क्या लिख दिया कि इनपुट और टाइप मैंने क्या बना दी, पासवर्ड, ठीक है। इसको मैंने सेव किया और इस फाइल को मैंने रिफ़्रेश किया, ठीक है। अब आप यहाँ पर टाइप करें तो ये पासवर्ड बन जाएगा, ठीक। अच्छा, हाँ जी,
हाँ जी, स्टैरिक वगैरह लगाना हो तो वो देखना पड़ेगा कि इसमें हम कोई और सिंबल शो कर सकते हैं। वैसे आजकल यही सिंबल आ रहा है इसमें ना, वो हम देख सकते हैं कि इसकी, इसीलिए मैंने कहा ना कि आपने इन टैग्स के इन तमाम ऑप्शंस को डीपली पढ़ना है, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह इसके अंदर एक ऑप्शन आई थी, मेरा ख्याल है डेट की, डेट टाइम की ना। ओके, डेट टाइम कंट्रोल की ना। हाँ नहीं, इसके अंदर नहीं चलेगा ये। इसको लॉन्च करते हैं इन क्रोम। इनपुट टाइप्स, डेट और टाइम, स्पेलिंग तो नहीं हमने गलत लिखी, डेट टाइप में लिखा डेट और टाइम। चलिए देखते हैं डेट एंड टाइम से ना। वैसे यहाँ पे कैलेंडर शो होना शुरू हो जाता है, जिस तरह का कैलेंडर नहीं होता, आपने डेट और टाइम को सेलेक्ट करते हैं तो उसमें कैलेंडर का कंट्रोल शुरू। ये सारी इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं जो मैंने अभी आपके सामने दिखाई। ये देखिए, ये देखिए, कलर है, डेट टाइम है, डेट टाइम लोकल, ईमेल, मंथ, नंबर, रेंज, सर्च, टेल, टाइम, यूआरएल एंड वी। ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो इसके अंदर ऐड की जा सकती हैं। ये HTML5 के अंदर इनपुट की सारी टाइप्स हैं। अगर आप इसके कोड को देखेंगे ना जाके इनपुट को, तो सारे एलिमेंट्स आपके सामने आ जाएंगे बहुत आसानी के साथ। अच्छा जी, फॉर्म आ गया। ये हमारे पास इनपुट के एलिमेंट हैं। जैसे इसने 3 टाइप्स उसकी बताई हैं कि टेक्स्ट लिखेंगे तो आपके सामने टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा, रेडियो लिखेंगे तो वो गोल दायरा नहीं बन जाता होता रेडियो बटन, वो बन जाएगा, सबमिट करेंगे तो ये एक बटन बन जाएगा जिसके ऊपर सबमिट लिखा जाएगा, और उस बटन पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म जो है ये आपकी PHP फाइल को जाके सबमिट हो जाएगा, जो भी आपने PHP फाइल को देना है। यानी ये तो हमारा एंड स्टेज पे है सबमिट का। टेक्स्ट इनपुट, ये टेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास इस तरह की इनपुट आएगी। अगर हम इसकी टाइप को बटन करेंगे तो हमारे पास ये वाली इनपुट आएगी। ये देखिए, हमने रेडियो किया, टाइप रेडियो, तो आप देखें मेल, फीमेल और ये ऑप्शन हमारे सामने आएगा। सिलेक्शन बॉक्स जो है ये क्लियर हो जाएगी हमारे पास। अच्छा, इसमें एक चीज़ करने वाली है, वो क्या है बोला, ये देखें, इसको ट्राई आउट हम करते हैं। कि इसमें मैं जब फीमेल पर क्लिक करता हूँ ना तो मेल डिसलेक्ट हो जाता है, जब मेल पर करता हूँ तो ये तीनों का एक ग्रुप बन गया है। होना भी ऐसे ही चाहिए, लेकिन ये सिर्फ उसी सूरत में पॉसिबल है अगर आप इसका नेम सेम रखें। यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट को समझें, यानी रेडियो बॉक्स के लिए आपको नेम की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया। अगर आप इसके नेम को चेंज कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसको जेंडर 1 कर देते हैं, इसको जेंडर 2 कर देते हैं, इसको जेंडर 3 कर देते हैं, सी रिज़ल्ट देखें, वही चीज़ है हमारे सामने, फ़र्क तो नहीं आया। लेकिन अब आप इस पर क्लिक करें, ये भी सिलेक्ट हो रहा है, इस पर क्लिक करें तो ये भी सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब तीनों लैदा हो गए ना, क्योंकि हमने नेम, इसका जेंडर 1 है, इसका जेंडर 2 है, तो अक्सर ये गलती होती है हमसे, क्योंकि हाँ जी, ये रेडियो है ना, रेडियो पे एक ही स्टेशन चलता है। जब आप मुख्तलिफ नाम रख देंगे तो मुख्तलिफ रेडियो हो जाएंगे, उसको फिर मुख्तलिफ नज़रिया चलता है। हाँ जी, तो इसमें अक्सर ये एरर आती है, क्योंकि हम लोगों ने ये आगे पढ़ना है जाके कि जब भी आप एलिमेंट को के नेम प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन करते हैं ना, तो नेम प्रॉपर्टी जो होती है वो यूनिक होनी चाहिए। क्योंकि जब HTML के पास जब PHP के पास, मैं लफ्ज़ PHP यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ पर कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है, सर्वर साइड। जब आपकी सर्वर साइड के पास ये फॉर्म जाना है ना, तो वहाँ पर ये जो फील्ड है इनकी शनाख्त इनके नामों से होनी है। आप सब ने प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है, नेम से मुराद यहाँ पर ऐसे ही है जैसे आपने एक वेरिएबल ने डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पर नेम, किसी भी एलिमेंट का नेम रखने से मुराद क्या है कि एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देना, वहाँ पर वो उस नेम से उसको एक्सेस करेगा। तो अब यहाँ पर जब हमने लिख दिया,
तो इसलिए हमने क्या करना है, जितने हमने एलिमेंट्स बनाने हैं उनका नाम जो है वो नेम की प्रॉपर्टी यूनिक रखनी है। लेकिन पर्टिकुलरली यहाँ पर आकर आप इस चीज़ को देखेंगे कि अगर आप रेडियो बटन बना रहे हैं और उनका एक ग्रुप बनाना चाहते हैं तो देन आपको जो है उसके नेम प्रॉपर्टी को सेम रखें, चाहे 10 कंट्रोल इसके अंदर नीचे लगा दें, 10 का एक ही ग्रुप होगा, जिनका नाम एक है उनका ग्रुप भी एक होगा। आगे क्या चीज़ है जी, वो है वैल्यू। ये भी ध्यान से समझने वाली चीज़ है। अब इस वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो है वो इस वैल्यू में मेल लिखा हुआ है ना, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर मेल इसकी वजह से लिखा हुआ है। समझ आ रही? आप देखें यहाँ तो m स्मॉल है वैल्यू के अंदर और वहाँ m जो है वो कैपिटल है। ये जो लफ्ज़ मेल शो हो रहा है ना, ये आपका इनपुट टैग है, इतना आपने लिखा, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या लिखा लफ्ज़, ये देखें, ये आपने क्या लिखा, मेल। जो इसके बाद लिखेंगे वो, इसने ये दायरा बनाया यानी रेडियो का बटन बनाया, जो आपने मेल का लफ्ज़ लिखा ये इसके आगे लिखा गया। समझ आ रही है ना? लेकिन ये सिर्फ अलामती तौर पर है। जब आप इसको चेक करते हैं तो उस वक़्त जो वहाँ वैल्यू जाएगी, जिस वैल्यू को आपके सर्वर ने रिसीव करना है, वो वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू है। आपने यहाँ तो मेल लिख दिया, लेकिन यहाँ गलती से क्या लिख दिया, ठीक है। अब इसको सी रिज़ल्ट देखें, क्या है, इधर तो मेल ही आ रहा है। हम मेल को सिलेक्ट करेंगे लेकिन वैल्यू कौन सी जा रही होगी, उधर फीमेल की वैल्यू है, क्योंकि उसने इन प्रॉपर्टीज़ में से वैल्यूज़ को लेना है। यहाँ से उसे पता चलेगा कि ये रेडियो कंट्रोल है, यहाँ से उसके नाम का पता चलेगा, यहाँ से उसकी वैल्यू जो भी होगी वो वैल्यू उसको मिलेगी। ये सारे एट्रीब्यूट आपने पढ़ने हैं। उसके बाद इसके अंदर देखें, तीनों में से एक के अंदर चेक लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि जब ये तीनों शो हों तो एक उनमें से चेक हो पहले से। अगर आप चेक किसी, ये आमतौर पर ऐसे ही होता है, रेडियो बटन्स में से एक तो चेकड होता ही है ना, होता है, एक होता है। और जब आप किसी पे करेंगे, आप देखेंगे एक है, उस पर करेंगे तो दूसरे की सिलेक्शन। तो जिसको आप बाय डिफ़ॉल्ट चेकड रखना चाहते हैं तो आप उस के आगे जो है वो सिंपली जो है ना वो लफ्ज़ लिख देंगे चेक, ठीक है। ये हमारे पास होगी रेडियो बटन की टाइप जो है। इसी तरह जो तीसरी इसके आगे उसने टाइप सबमिट बटन की शो की है, ठीक है जी, सबमिट का बटन बन जाएगा। लेकिन ये पर्टिकुलर है, ये जो बटन है इनपुट टाइप सबमिट, आपने ये लिखा इनपुट टाइप सबमिट और वैल्यू में भी क्या लिखा, सबमिट। ये लिखा तो यहाँ पर एक बटन बन गया और उसके ऊपर सबमिट लिखा हुआ नज़र आ गया आपको। अब ये एक स्पेशल बटन है जिस पर क्लिक करने से ये फॉर्म जो है वो एक पर्टिकुलर PHP या सर्वर साइड फाइल के पास चला जाएगा, ठीक है। यही हाँ जी, जो भी हम लिखेंगे यहाँ पर वो वैल्यू आ जाएगी। एक्शन एट्रीब्यूट जी, ठीक है। अब ये एट्रीब्यूट हमें हमारे काम आएगा जब हम PHP को पढ़ेंगे। फॉर द टाइम बीइंग सिर्फ इतना लिख लें कि फॉर्म के एट्रीब्यूट के अंदर हम एक्शन लिखेंगे, एक्शन के आगे हम उस फाइल का नाम लिखेंगे जो सर्वर साइड पे इसको रिसीव करेगी। ये फाइल वहाँ पर लिखी हुई है। ये फॉर्म जाके, हाँ जी, जिस PHP स्क्रिप्ट को चलाएगा या जिस PHP स्क्रिप्ट को हैंड ओवर करेगा ये अपने डाटा को, ठीक, बेसिकली तो उसने जाके ट्रिगर करना है ना वहाँ पे एक PHP की फाइल को। एक्शन जैसे नाम से ही ज़ाहिर है एक्शन है, ये वहाँ पर पड़ी हुई सर्वर साइड एक फ़ाइल को ट्रिगर करेगा। किस फाइल को ट्रिगर करेगा वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। इसका डाटा, अब बाकी जो कुछ करना है वो हम एक्शन अंडरस्कोर पेज डॉट PHP में लिखेंगे, ठीक। हाँ जी, कौन सी लाइब्रेरी? वो तो होता है ना कि आपने किसी लाइब्रेरी के फंक्शन को एम्बेड करना हो, नहीं, यहाँ पर ये नहीं है। देखो हमने क्या कहा, फॉर्म जो होता है ये यूज़र इनपुट को कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके सर्वर के पास भेजता है। अब सर्वर के पास जाके इसने किसको देना है, इस फाइल को देना है जिसका नाम यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा होता है कि ये जो है ना वो दो स्पेसिफिक मेथड हैं फॉर्म को सेंड करने के, ट्रांसपोर्ट करने के ना, एक गेट है और एक पोस्ट है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे PHP की गेट मेथड से अगर फॉर्म जाएगा तो उसमें क्या डिफरेंस होगा और पोस्ट से जाएगा तो क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। लेकिन एक्शन और गेट से मुराद यहीं पर है।
इसको भी आप यहाँ पर अगर पढ़ेंगे भी तो बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आए आप नेम एट्रीब्यूट के ऊपर। टू बी सबमिटेड करेक्टली ईच इनपुट फील्ड मस्ट हैव ए नेम एट्रीब्यूट। नहीं लिखेंगे जैसा कि मैंने यहाँ लिखा, अगर मैंने यहाँ पर टाइप टेक्स्ट लिखा तो टेक्स्ट बॉक्स तो बना ना, ठीक है, और मैंने यहाँ टाइप के आगे जो है वो पासवर्ड लिखा था तो पासवर्ड तो बना था ना, ठीक है। अगर मैंने नेम नहीं भी लिखा तो मेरा फ्रंट एंड कंप्लीट है। लेकिन चूंकि इस डाटा ने जाके सबमिट होना है तो इसकी वहाँ पे कोई ना कोई पहचान होनी चाहिए। अगर आप बग़ैर नेम के भेजेंगे फिर ये एक एरे की सूरत में जाएगा और वहाँ पर हमें एलिमेंट्स की एरे में से इसको बजरिया इंडेक्स उठाना पड़ेगा, जो कि एक मुश्किल टास्क होती है। हमेशा हर कंट्रोल का आप हर एलिमेंट का इनपुट टैब का जो है ना वो आप कोई ना कोई नाम रखेंगे और नाम भी जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। जैसे अगर ये इनपुट के अंदर आप फर्स्ट नेम लिख रहे हैं तो ये नेम है इक्वल, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम इस तरह करके लिखिए। देखो ना, आपने ये फर्स्ट नेम के आगे है ना, ये इनपुट बॉक्स आपका किसको शो कर रहा है, ये फर्स्ट नेम को ले रहे हैं ना, तो लिहाजा इसका नाम भी प्रॉपर होना चाहिए। जिस तरह हम अदर लैंग्वेजेस में पढ़ कर आए हैं कि वेरिएबल का नाम जो है वो प्रॉपर नेम होना चाहिए। आपने अगर एक इंटीजर वेरिएबल में कोई वैल्यू को स्टोर करना है तो उसका नाम उसी से मिलता जुलता होना चाहिए। काउंटर है तो काउंटर के नाम से आप उसको रख लेंगे, तो ये नाम होना चाहिए हमारे पास, नेम की जो प्रॉपर्टी है। ये आप सब के लिए यूज़ करेंगे जैसे यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास एक फील्ड सेट का, जिस तरह इनपुट है इसी तरह एक फील्ड सेट है, ठीक है। फील्ड सेट जो है ये आप अपने फॉर्म के अंदर मज़ीद ग्रुपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा कंट्रोल है, जब आप इसको देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल आसानी से इसकी समझ आ जाएगी। ये देखें इस तरह फॉर्म जो है वो आपका वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्से में आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, दूसरे में आप उसकी जो है ना वो एकेडमिक हिस्ट्री को ले रहे हैं। समझ आ रही है ना, अक्सर फॉर्म के ऊपर मुख्तलिफ मॉड्यूल बने होते हैं। अगर आप उनको इस तरह से सेग्रीगेट करना चाहते हैं तो देन आप फील्ड सेट के एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हैं। जब ये वहाँ जाएगा वहाँ पर ये अपने अपने नाम से ही सबमिट होगा। इसको हम फर्स्ट नेम से टैकल करेंगे, इसको हम लास्ट नेम से टैकल करेंगे। यहाँ पर देखें जी, फील्ड सेट और फील्ड सेट ये एंड हो जाएगा और लीजेंड के नाम से टैग है जिसके अंदर आप ये लिखेंगे इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो भी आप लिखना चाहते हैं। हाँ जी, इस बात की समझ आ गई। बिल्कुल इजी सा टैग है, सिर्फ ये मज़ीद उसको खूबसूरत बनाने के लिए या ग्रुपिंग बनाने के लिए हम इसको फील्ड सेट को या इसको यूज़ करते हैं। किसके साथ? फॉर्म के साथ इसने तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, हाँ। लेकिन अगर जब तक हम नहीं बनाएंगे ना उस वक्त तक आप एक्शन के एट्रीब्यूट को बेशक यूज़ ना करें। इसी तरह वो गेट और सेंड सबमिट के भी है, उसको नहीं यूज़ कर सकते, उसका कोई मसला, क्योंकि हम तो फ़िलहाल फ्रंट एंड के लिए बना रहे हैं ना, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है फ्रंट एंड डिज़ाइनर एक्शन लिखता है लेकिन आगे इसको खाली छोड़ देता है, ठीक है ना, ताकि जो उसको स्क्रिप्ट बताया जाए बाद में वो उसका नाम लिख लेता है, ठीक है ना। ऐसा भी पॉसिबल है, इसमें आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये फॉर्म के एट्रीब्यूट्स को बता रहा है आपको। काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स हैं जिसमें एक्शन है, मेथड है, टारगेट है, ठीक है जी, एक्सेप्ट चार सेट है, इसी तरह इंक्रिप्शन टाइप है और ऑटो कंप्लीट है और नो वैलिडेट है। ये सारे जो हमारे पास हैं एट्रीब्यूट्स, इनके सर्टेन मीनिंग्स हैं। मतलब मेथड तक तो ये वही है कि उसमें पोस्ट करेगा, एक्शन के ज़रिए वो करेगा। इसमें देखिए एक है हमारे पास इंक्रिप्शन टाइप। अब जैसे आपका ये फॉर्म है ना, इसके अंदर मौजूद डाटा किस पे जाना है, इंटरनेट की सर्विस के ज़रिए जाना है ना, तो डाटा हमेशा ट्रैवल करता है इंटरनेट लाइंस के ऊपर इंक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर। तो कौन सी इंक्रिप्शन आप यूज़ कर रहे हैं, इससे मुराद ये है, ठीक हो गया। इसी तरह वो आस्की आपने सेट पड़े हुए हैं कि आस्की करैक्टर्स होते हैं, यूनिवर्सल करैक्टर्स होते हैं, यूनिकोड होते हैं। तो ये वो जो करैक्टर सेट यूज़ कर रहा है वो UTF-8 है। तीसरी चीज़ इसमें ऑटो कंप्लीट ऑफ। अक्सर हम लोग पता क्या करते हैं, जब नेट के ऊपर किसी फॉर्म को फिल करते हैं ना, जैसे इसके अंदर हम फिल करते हैं, तो जब हम इसको एक दफ़ा सबमिट कर देते हैं ये हमारे ब्राउज़र में सेव हो जाती हैं एंट्रीज। जब कभी दोबारा हम लिखते हैं तो वो लिखी हुई हमें नज़र आ जाती हैं, उसको ऑटो फिल कहते हैं। ये ब्राउज़र का फ़ीचर होता है।
ब्राउज़र के अंदर जब कोई फॉर्म खुलता है, उस फॉर्म में जो आप लिखते हैं ब्राउज़र उसको इन एंट्रीज़ को अपने पास सेव कर लेता है। हाँ जी, हाँ वो तो पासवर्ड के लिए हो गया, लेकिन अगर आपने किसी फॉर्म के अंदर नाम लिखा था, ईमेल एड्रेस लिखा था, एक बार फॉर्म फिल करने के बाद दोबारा जो फॉर्म आता है तो उसमें वो चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है ना। लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो फॉर्म है, इसके ऊपर जब कोई बंदा जो है वो फिलअप करे तो उसको टाइप करना पड़े, ऑटो फिल के फीचर को वो यूज़ ना कर सके। समझ आ रही है ना। तो फिर ये उसके लिए सिंपल कि आप क्या लिख देंगे, ऑटो कंप्लीट ऑफ। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन है। ये जो ऑप्शंस आपने इतनी ऑप्शंस पढ़ी है ना, ये वाली इतनी जो ऑप्शंस हैं, ये सारी इसकी डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं। अगर आप लगाएंगे तो तब भी हैं, नहीं लगाएंगे तो तब भी इनकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई सेट है। जैसे ऑटो कंप्लीट जो होता है वो अगर आप नहीं ऑफ़ करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या है, ऑन है, ठीक है ना। तो इस तरह आप इनकी वैल्यूज़ को और इन एट्रीब्यूट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसके नीचे एक्सरसाइजेज हैं, इनको भी करके देखिएगा। और इसके बाद मज़ीद आपके पास जो हैं ये HTML के फॉर्म एलिमेंट्स, इनपुट के बारे में और काफ़ी सारी वजाहत में इसकी टाइप्स बताई हुई हैं। वो तो सिर्फ 3 बताई थी ना। ये सेलेक्ट है, ड्रैग एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए। ये देखें, आपने यहाँ क्लिक किया और ये लिस्ट आपके सामने बन गई। सिंपल, सेलेक्ट नेम कार्स और आगे ऑप्शंस ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, जो वैल्यू देंगे वो वैल्यू आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। और उसके बाद आपने हैश सेलेक्ट कर दें। इतना आप लिखेंगे आपके सामने ये वाली वैल्यू आ जाएगी। जब आप सबमिट करेंगे तो क्या होगा, सबमिट करेंगे तो जो आपने सेलेक्ट किया, आपने फिएट को सिलेक्ट करके सबमिट किया। अब ये फिएट है ना ये वाला, तो ये फिएट तो लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और सिलेक्ट करने से वही वैल्यू वाली ये वाली वैल्यू जो है वो आपकी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। इसका भी अच्छे तरीके से आपने इस्तेमाल देख लेना है, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट में आएगा। हमने सेलेक्ट करवाना होता है यूज़र से, बाज़ औक़ात यूज़र को, जैसे अभी आप कंट्री नेम सेलेक्ट देते हो ना, तो अक्सर आपको वहाँ पे तमाम कंट्रीज़ के नाम लिखे हुए आ जाते हैं। आपने उनमें से ये रिस्ट्रिक्ट करना होता है यूज़र को, ताकि यूज़र को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज़ में रिस्ट्रिक्ट किया जाए। अच्छा यूज़र इंटरफेस वही होता है जिसमें यूज़र की गलत डाटा एंटर करने के इम्कानात कम से कम। अब आप एक जगह पे फील्ड लगा रहे हैं कि कंट्री नेम का, समझ आ रही है ना। अब अगर आप यूज़र को लिखने की सहूलत देंगे तो कोई पाकिस्तान किस तरह लिख रहा होगा, कोई पाकिस्तान किस तरह लिख रहा होगा। डिग्री है, चेकआउट कर, हाँ जी। तो वहाँ पर इस तरह के कंट्रोल्स, ये एक अच्छे यूज़र इंटरफेस की या फ्रंट एंड डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट। और ये ऐसी चीज़ें एक ही दफ़ा लिखनी पड़ती हैं। अगर आपको मैं कहूँ ना कि आप अपने फार्म के अंदर कंट्री वाला कंट्रोल बना दें तो वो आपको नेट से ही मिल जाएगा। इस तरह का लिखा हुआ पूरा एक सेलेक्ट का, जिसमें सारे मुल्कों के नाम है, आपने वहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करके अपने फार्म में पेस्ट कर देना, तो वहीं पे आपको वो सारे नज़र आ जाए। तो ऐसी चीज़ें एक दफ़ा ही आपको जो है ना वो एंटरटेन करनी पड़ती है। इसी तरह डिफरेंट इसकी ऑप्शंस हैं, उस सारी को आपने यूज़ करना है। जितनी भी हैं, बटन्स हैं, फॉर्म एलिमेंट्स है, डाटा लिस्ट है, सब को 1 बाय 1 करके यूज़ करना है। और इनमें कोई भी प्रॉब्लम होगी HTML फॉर्म्स में, वो आपने डिस्कस करनी है और दोनों को बनाना है। जितना हमने पढ़ लिया ना, इतने में वो आपकी बन जानी है जो असाइनमेंट है आपकी, क्योंकि बटन भी पढ़ लिया, रेडियो भी पढ़ लिया, पासवर्ड भी पढ़ लिया हमने, ठीक है ना। लेकिन बाकी टैग्स को भी और बाकी टाइप्स को भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना। समझ आ गई बात की? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है तो पूछें किसी कंट्रोल के बारे में या एलिमेंट के बारे में।